वीर का दायित्व और जिम्मेदारी थी कि वह आन्या के मूड का ध्यान रखे। चूंकि रोहन मेहरा ने आन्या को दुखी किया था, इसलिए उस कष्टप्रद रोहन से निपटना उसी का काम था। तुम उसे कैसे संभालोगे? सान्या ने अपनी जिज्ञासु आंखें चौड़ी की। उसकी कल्पनाएं उड़ान भरने लगी। तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि कार रोककर रोहन को अच्छी तरह से पीटा जाए? मुझे यह विचार पसंद है, यह मुझे अच्छा लग रहा है। आन्या सिंघानिया और शिखा मेनन भी हैरान थीं। यह नहीं जानती थी कि वीर के पास रोहन मेहरा को सबक सिखाने के क्या साधन हैं। हालांकि आन्या को समझ नहीं आया कि वीर क्या करने जा रहा है। वह जानती थी कि वीर विवेक से काम लेगा और लापरवाही से काम नहीं करेगा। क्या तुम्हारे पास कोई सिक्का है? वीर ने शरारत से पूछा। हाँ, ये लो। सान्या ने, जैसे कोई जादू का करतब दिखा रही हो, कार से कुछ सिक्के निकाले और वीर को दे दिए। आन्या, मुझे विश्वास है कि हमारा प्यार हमेशा बना रहेगा, जब तक कि समुद्र सूख न जाएं और चट्टानें क्षय न हो जाएं। रोहन मेहरा ने भावुकता से अपने प्यार का इजहार किया। इसी क्षण वीर ने कार की खिड़की नीचे की और एक सिक्का उसके हाथ से उड़कर रोहन मेहरा की कार के टायर से टकराया। धमाका! टायर फटने की एक जोरदार आवाज आई, साथ में इंजन की दहाड़। रोहन मेहरा तुरंत घबरा गया। उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और कार में बैठे चालक ने तुरंत जोर से ब्रेक लगाया। कुछ ही क्षणों में वीर ने रोहन मेहरा की कार से काफी दूर तक गाड़ी चला ली थी। बहुत बढ़िया! सान्या चिल्लाई, ताली बजाते हुए। वीर, तुम बहुत बढ़िया थे, तुम अद्भुत हो। उसके मन में तुरंत एक विचार आया। अगली बार जब वह वीर के साथ बाहर जाएगी तो उसे और सिक्के तैयार करने होंगे। सिक्कों का उपयोग बस अविश्वसनीय है, जो उसे अंतहीन रूप से प्रसन्न करता है। टायर एक सिक्के से फट गया। शिखा भौचक्की रह गई। ये तकनीक बहुत शानदार थी, है ना? टीवी पर मार्शल आर्ट के उस्ताद भी ऐसे ही होते हैं। इस क्षण वीर के प्रति उसकी अभिव्यक्ति पूर्ण आश्चर्य और विस्मय की थी, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आन्या सिंघानिया थोड़ा मुस्कुराई। उसने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। वीर, क्या तुम कोई दूसरी दुनिया के विशेषज्ञ हो या कोई एलियन? क्या तुम्हारी शक्ति सच में इतनी ज्यादा है? एक अकेला सिक्का इतना बड़ा विनाश कर सकता है? यह एक गोली से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तुम बस एक पूरे अजूबे हो। शिखा अतुलनीय रूप से चौंक गई थी। मैडम मलाई, तुम वीर की पृष्ठभूमि जाने बिना इस तरह कैसे बात कर सकती हो? सान्या ने शिखा को घूरा। अजूबा शब्द ने उसे नाराज कर दिया। फिर उसने कसम खाई, मेरा वीर एक दिव्य ड्रैगन हीरो है, जो अप्रत्याशित रूप से प्रकट होता और गायब हो जाता है। उसने लापरवाही से वीर के लिए एक और उपनाम गढ़ लिया। भविष्य में दिव्य ड्रैगन हीरो के 4 शब्द उसकी योजनाबद्ध फिल्म में शानदार ढंग से चमकेंगे। दिव्य ड्रैगन हीरो, यह क्या है? शिखा पूरी तरह से हैरान थी। ड्रैगन हमारा प्रतीक और विश्वास है। अब से वीर के बारे में कोई बुरे शब्द नहीं कहे जाएंगे। वीर का अनादर करना मेरा अनादर करना है। सावधान रहना, वरना मैं वीर से तुम्हारे बड़े स्तनों में एक सिक्के से छेद करवा दूंगी। सान्या शरारत से हंसी। क्या हम इस विषय को छोड़ सकते हैं? शिखा ने अपनी छाती को देखते हुए निराश होकर कहा। धत तेरे की, धत तेरे की, धत तेरे की, धत तेरे की। रोहन मेहरा गुस्से में था। टायर पर जोर से लात मार रहा था। क्या कबाड़ है, यह इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है? मेरे 10 मिलियन से ज्यादा एक खराब कार के लिए यूं ही बर्बाद हो गए। रोहन मेहरा विशेष रूप से नाराज था क्योंकि चपल, जो एक अंगरक्षक के रूप में काम कर रहा था, ने पीछे फटे टायर का अवलोकन किया। चपल इस अंगरक्षक का उपनाम था, अंडरवर्ल्ड में एक जाना माना नाम। मेहरा परिवार एक व्यापारिक दिग्गज का प्रभाव और उद्योग वैध और अवैध दोनों दुनिया में था, और उनमें से 12 अंगरक्षक थे जिनका नाम राशि चक्र के नाम पर रखा गया था। वे लगभग मेहरा परिवार के राज्य प्रशिक्षित मृत्यु योद्धाओं की तरह थे। उनमें से प्रत्येक अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ था। धत तेरे की, उन्होंने वास्तव में मुझे एक कबाड़ कार से धोखा दिया। एक बार जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से उस कार फैक्ट्री को तोड़ दूंगा। रोहन मेहरा आग बबूला था। उसने अभी अभी कार खरीदी थी और अब वह टूट गई थी। ये पैसे के बारे में नहीं था। सबसे बड़ा पाप आन्या सिंघानिया को पाने की उसकी कोशिश में बाधा डालना था। यही कारण है कि वो कार फैक्ट्री के प्रति भी शत्रुतापूर्ण हो गया। साहब, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। ये टायर प्राकृतिक परिस्थितियों में नहीं फटा। मेरे अवलोकन से यह निश्चित रूप से किसी बाहरी बल से टकराया है। चपल ने विचारपूर्वक सोचा और निष्कर्ष निकाला। क्या? रोहन मेहरा ने कहा, फिर शांत हो गया। वह चपल की क्षमताओं को जानता था और गंभीरता से पूछा, क्या तुम निश्चित हो? मैं निश्चित हूँ। चपल ने सिर हिलाया। तो ऐसी बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि चालक की खिड़की अभी अभी नीचे हुई थी और फिर यह घटना हुई। पता चला कि आन्या के पास एक विशेषज्ञ है। हालांकि रोहन मेहरा एक रईस ज्यादा था, वह मूर्ख नहीं था। वह तुरंत स्थिति को समझ गया। अध्यक्ष महोदया, आन्या के आसपास के सभी अंगरक्षक जा चुके हैं, सिवाय अजय के। अगर अजय ने कोई कदम उठाया तो वह पूरी ताकत लगाने पर ऐसे विनाशकारी प्रभाव पैदा कर सकता है। चपल ने विश्लेषण किया। क्या तुम एक तेज रफ्तार कार के टायर को नष्ट कर सकते हो?
रोहन मेहरा ने पूछा। अपना पूरा प्रयास लगाकर, हाँ, चपल ने सावधानी से उत्तर दिया। एक टायर को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है जब तक कि उसे बड़ी ताकत से छेदा न जाए, अन्यथा एक सामान्य वस्तु टायर से टकराकर बस उछल जाएगी। रोहन मेहरा की नज़र गंभीर हो गई। और उस वीर नाम के लड़के को मत भूलना, दिखावे को देखते हुए वह भी अच्छा नहीं है। लगता है कि आन्या को पाने के मेरे रास्ते में एक और बाधा आ गई है। एक अवसर ढूंढो और मैं उसकी ताकत का परीक्षण करूंगा। चपल की आंखों में युद्ध की इच्छा चमक उठी। अब रोहन मेहरा केवल दूसरी कार बुला सकता था। जहां तक वीर का सवाल है, रोहन मेहरा और विक्रांत खन्ना दोनों ने उस पर बहुत ध्यान दिया क्योंकि वीर आन्या सिंघानिया की हवेली में रहने लगा था, एक ऐसी जगह जहां वे भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। रिया शर्मा की जन्मदिन की पार्टी में दोनों ने शुरू में वीर को एक कठिन समय देना चाहा था, लेकिन रिया शर्मा की हत्या की घटना ने उनकी योजनाओं में बाधा डाली और वे वीर से नहीं मिले। हालांकि इस बार अवसर आया और वे निश्चित रूप से वीर को सबक सिखाना चाहते थे। कुछ ही देर बाद एक आलीशान कार धीमी हो गई, जिसमें से एक व्यक्ति दिखाई दिया। विक्रांत खन्ना ने रोहन मेहरा पर मुस्कुराते हुए मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या ये रोहन मेहरा नहीं है? क्या बात है, आज एक कबाड़ कार चला रहे हो? क्या ये तुम्हारी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाता? आखिरकार तुम एक अमीर युवा साहब हो, तुम्हारी पसंद इतनी खराब कैसे हो सकती है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छी कार और एक कबाड़ में अंतर बताने के बारे में कुछ सलाह दे सकता हूँ। ओह, यह विक्रांत खन्ना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम्हें महापौर से कोई निमंत्रण नहीं मिला, तुम यहाँ कैसे आए? रोहन मेहरा ने जबरदस्ती मुस्कुराया। वो स्पष्ट रूप से विक्रांत खन्ना के इरादों को समझता था लेकिन न जानने का नाटक किया। आमतौर पर ये जोड़ी आन्या सिंघानिया को पाने के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा करती थी। गुप्त रूप से वे एक दूसरे के खिलाफ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जैसे कि खुद को श्रेष्ठ साबित करने से उन्हें आन्या सिंघानिया का पीछा करने में अधिक बोनस अंक मिलेंगे। एकमात्र निमंत्रण पत्र मुझे नहीं रोक सकता, है ना? विक्रांत खन्ना ने गर्व से कहा, फिर चिंता का नाटक करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ ठंड में देखकर दुख हो रहा है, क्या तुम्हें एक सवारी चाहिए? आवश्यकता नहीं है, रोहन मेहरा ने ठंड से जवाब दिया। जैसे एक कुत्ता किसी की कृपा को नहीं पहचानता, विक्रांत खन्ना ने हल्के से कहा। तुम कुत्ते हो, रोहन मेहरा ने गुस्से में जवाब दिया। हाँ, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है, मैं आन्या को पाने जा रहा हूँ, बस देखो कि मैं कैसे उस सुंदरी का दिल जीतता हूँ, विक्रांत खन्ना ने गर्व से दावा किया। उसकी कार दहाड़ती हुई दूर चली गई। कुछ ही देर में विक्रांत खन्ना की कार आन्या सिंघानिया की कार के पास पहुंच गई। विक्रांत ने भी खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला, हाथ में एक मेगाफोन पकड़ा हुआ था और जोर से चिल्लाया, आन्या, मैं आ गया। कई दिनों से तुम्हें देखा नहीं, क्या तुमने मुझे याद किया? तुमने किया हो या नहीं, पर मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मुझे भोज के रास्ते की अच्छी जानकारी है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। आन्या सिंघानिया का पीछा करने के अपने कई प्रयासों में विक्रांत ने रोहन मेहरा के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा था। उदाहरण के लिए यह मेगाफोन, यह एक आवश्यक उपकरण था। अगर वह सिर्फ आन्या की कार पर चिल्लाता तो उसके सुनने की संभावना लगभग शून्य होती। मेगाफोन का उपयोग करने से सब कुछ बदल गया। आन्या निश्चित रूप से उसे सुन सकती थी। वीर, जल्दी से सिक्के का उपयोग करो, ये दीदी के दो सबसे बड़े प्रेम प्रतिद्वंद्वियों में से एक है। इसकी कार को मेरे लिए नीचे उतारो, सान्या ने आग्रह किया। वीर ने वैसा ही किया और जैसे उसने रोहन की कार के साथ किया था, एक ही सिक्के ने विक्रांत की कार को सड़क पर बेबस कर दिया। विक्रांत ने कार को दूर जाते देखा, गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कठोरता से कहा, यह क्या हुआ? टायर कैसे फट सकता है? रोहन की स्थिति को याद करते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि चीजें इतनी सरल नहीं हो सकती हैं। यह निश्चित रूप से कार के टायर में कोई दोष नहीं था, कोई और ही पेंच होना चाहिए। चश्मा पहने एक व्यक्ति ने तेज आंखों से फटे टायर का निरीक्षण किया। युक्ति मंत्री, कैसी रही? कुछ मिला? विक्रांत ने अधीरता से पूछा। अध्यक्ष महोदया के आसपास कोई विशेषज्ञ है? टायर पर गोली मारी गई थी, युक्ति मंत्री ने पुष्टि की। युक्ति मंत्री विक्रांत का सहायक था। एक सैन्य जिले के नेता के बेटे के रूप में उसका उद्देश्य विक्रांत को आगे बढ़ने में सहायता करना था। एक विशेषज्ञ, ये कैसे संभव है? विक्रांत को विश्वास नहीं हुआ। युक्ति मंत्री की आंखों में गहरी चमक थी। उस वीर नाम के आदमी को याद है, मुझे डर है कि इसका उससे कुछ लेना देना है। संयोग से मैंने देखा कि वही गाड़ी चला रहा था और हम उसकी पहचान का पता नहीं लगा पाए हैं, इसलिए वो बिल्कुल भी साधारण नहीं हो सकता। वीर, विक्रांत की निगाहें तुरंत उदास हो गईं। 10 मिनट से अधिक समय के बाद कार बदलकर रोहन मेहरा भी वहां पहुंच गया। विक्रांत के पास से गुजरते समय रोहन ने अपने ड्राइवर से गाड़ी धीमी करने को कहा और मजाक उड़ाया, यह विक्रांत खन्ना नहीं है क्या? क्या बात है, टूटी हुई कार में बाहर घूम रहे हो? क्या ये तुम्हारी छवि को खराब नहीं कर रहा है? कुछ भी हो, तुम सैन्य जिले के महान छोटे साहब हो, तुम्हारा स्वाद इतना खराब कैसे हो सकता है?
क्या तुम्हें मेरी सलाह की आवश्यकता है कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि एक अच्छी कार और एक कबाड़ कार में अंतर कैसे करते हैं? वही शब्द रोहन ने विक्रांत को कहे, जिससे विक्रांत गुस्से से कांप उठा। दफा हो जाओ, मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूं, विक्रांत ने अधीरता से कहा। लगता है तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। बेशक कार टूटी हुई है और इतनी चिलचिलाती धूप में सड़क के किनारे खड़े हो, धूप से त्वचा काली होने पर भी यह तथ्य नहीं बदल सकता कि तुम मूर्खता कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरा भी मूड अच्छा नहीं होता, रोहन ने झूठी सहानुभूति दिखाए। रोहन, क्या तुम मेरे साथ कुछ हाथ आजमाना चाहते हो? विक्रांत का भाव बर्फीला था। एक सैन्य पृष्ठभूमि से आने के कारण लड़ाई के मामले में रोहन निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। लड़ाई में भी एक सज्जन व्यक्ति होना चाहिए। तुम पहले एक चुनौती का निमंत्रण क्यों नहीं जारी करते, और जब मैं खाली होऊंगा तो मैं तुम्हारा सामना करने आऊंगा, रोहन ने गहरे अर्थ के साथ मुस्कुराया। भाड़ में जाओ, विक्रांत गुस्से में था। उसने एक जूता उतारकर रोहन पर फेंक दिया। कार गरज कर चालू हुई और एक सीटी के साथ रोहन चला गया। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, विक्रांत, मेरे और आन्या के समय में बाधा मत डालो। आन्या मेरी ही होनी है, तुम अभी हार मान लो तो बेहतर है। बदमाश, विक्रांत थूका। तारांकन खुले में आयोजित भोज में वीर और आन्या सिंघानिया के साथ 4 लोग अपनी कार पार्क करने के बाद दिखाई दिए। घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद विक्रांत और रोहन के लिए इतनी जल्दी भोज में पहुंचना संभव नहीं था। भोज में बहुत से लोग थे। हालांकि शुरुआत में अभी कुछ समय था, लेकिन जल्दी पहुंचना सम्मान का एक रूप था। महापौर की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण थी और हर कोई उन्हें सम्मान देना चाहता था। जीवन के सभी क्षेत्रों की नामचीन हस्तियां और प्रमुख लोग मौजूद थे, जो एक साथ खा पी रहे थे और खुशी खुशी बातें कर रहे थे। आन्या, तुम आ गई। एक जाना पहचाना चेहरा वीर और बाकी चारों की ओर बढ़ा। यह अदिति चौहान थी। अदिति इस भोज के आसपास की साजिश को जानती थी। वह, प्रकाश और शालिनी निजी तौर पर सहयोगी थे लेकिन सतह पर अजनबी। शालिनी और प्रकाश का काम ये पता लगाना था कि संहारक कौन था, उसका काम वैसा नहीं था। एक हद तक वो अनिच्छा से उनके साथ सहयोग कर रही थी। उन्हें ये भी संदेह था कि वीर ही संहारक है, जिससे अदिति अनजान थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह पुलिसवाली भी यहाँ होगी, सान्या ने उत्सुकता से कहा। अदिति की प्रत्यक्ष पहचान सिर्फ पुलिस की अपराध जांच इकाई की टीम लीडर की थी। हालांकि उसका अधिकार इतना बड़ा था कि वह सभी को संगठित कर सकती थी। महापौर शायद इस दायरे में शामिल थे। उसकी अपनी पहचान के अलावा उसके परिवार की पृष्ठभूमि उसे उच्च विशेषाधिकारों का हकदार बनाती थी। कुछ खास नहीं, बस तमाशा देख रही हूँ, अदिति ने ऑफ शोल्डर नीले रंग की ड्रेस पहने हुए कहा। फिर भी उससे एक वीरांगना का आकर्षण झलक रहा था। इस भोज के बाद वह और शालिनी परिचित हो गईं। भविष्य में अगर वे बातचीत भी करते तो किसी को शक नहीं होता। शालिनी को ठीक से नियुक्त करने की व्यवस्था करना वास्तव में एक श्रमसाध्य प्रयास था। इस भोज में विभिन्न क्षेत्रों के कुलीन लोग एकत्र हुए थे। आन्या सिंघानिया और पांचों के प्रकट होने के बाद उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका दिया। अदिति, जिसने हाल ही में टीवी पर बहुत ध्यान आकर्षित किया था, को हर कोई अनदेखा नहीं कर सकता था। देश की शीर्ष महिला, शक्तिशाली महिला यहाँ है, और यहाँ तक कि देश की देवी भी यहाँ है। ऐसा लगता है कि महापौर की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय देवी को भी आमंत्रित किया गया था। दोनों बहनों के यहाँ होने से ये भोज निश्चित रूप से और भी रोमांचक होगा। भीड़ धीरे धीरे फुसफुसाई, जिसमें अधिकांश चर्चाएं दोनों बहनों आन्या और सान्या के इर्द गिर्द घूम रही थीं। एक शीर्ष महिला शक्तिशाली थी और दूसरी एक राष्ट्रीय देवी। इस तरह की हैसियत अनगिनत निगाहें आकर्षित कर सकती थी। मौके पर काफी सफल पुरुष थे। उन सभी ने सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और दोनों बहनों की दिशा में संकेत दिया, लेकिन कोई भी उनसे मिलने के लिए आगे नहीं बढ़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी सफलता आन्या की तुलना में कुछ भी नहीं थी। इसके अलावा वे आन्या के व्यक्तित्व और सान्या के स्वभाव से कुछ हद तक अवगत थे और वे खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहते थे। उपस्थित महिलाएं एक जगह बैठने या खड़े होने, एक कोने में ध्यान का केंद्र बनने को प्राथमिकता देंगी, बजाय इसके कि वे बहनों के पास जाएं और एक पृष्ठभूमि बन जाएं। वह आदमी कौन है? हाँ, वह आदमी कौन है? कई लोग जिज्ञासा से भर गए। कई आंखें, चाहे पुरुष हों या महिला, अनजाने में वीर को नाप तौल रही थीं। आन्या और सान्या के साथ चलते हुए वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वे निश्चित थे। हालांकि उन्होंने कितना भी दिमाग लगाया, वे यह नहीं समझ पाए कि उनके दायरे में यह व्यक्ति कौन हो सकता है। केवल कुछ चुनिंदा लोग जिन्होंने रिया शर्मा की जन्मदिन की पार्टी में भाग लिया था, उन्होंने ही वीर को कभी देखा था। 3 सुंदरियां लुभावने अंदाज में आन्या की ओर बढ़ीं। रिया शर्मा, डॉक्टर लावण्या और लीना कपूर एक सुगंधित हवा में लिपटी शालीनता से पास आईं। आन्या सिंघानिया के दायरे में वे और आन्या शहर की 4 चांद के रूप में जानी जाती थीं।
रिया शर्मा और डॉक्टर लावण्या के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। लीना कपूर से एक खास तरह की शांत और अलग थलग रहने वाली आभा निकल रही थी। रिया शर्मा की जन्मदिन की पार्टी के दौरान डॉक्टर लावण्या विदेश में थी और लीना कपूर एक बिजनेस ट्रिप पर थी और मुंबई में नहीं थी, इसलिए दोनों शामिल नहीं हुई थीं। उस समय शहर की चार चांद में से केवल आन्या और रिया ही एक साथ जमा हुई थीं। वीर, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। दीदी की सबसे अच्छी दोस्त तुम्हारे सामने ये तीन महिलाएं हैं। डॉक्टर लावण्या, जिन्हें ज्ञानी देवी के नाम से भी जाना जाता है, तुम पहले ही अनुभव कर चुके हो कि वह कैसी है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। जहाँ तक उस रिया शर्मा की बात है, वह पूरी तरह से एक शातिर लोमड़ी है। मेरी नज़र में अच्छी इंसान नहीं है। सादे ड्रेस में जो सुंदरी है उसका नाम लीना कपूर है। तुम उससे पहली बार मिल रहे हो। दीदी की तीन दोस्तों में लीना थोड़ी ज़्यादा सामान्य है। लड़कों में कोई दिलचस्पी न होने के अलावा वह हर तरह से सामान्य है और दोस्ती करने लायक है। सान्या ने धीरे धीरे फुसफुसाते हुए तीनों महिलाओं के बारे में संक्षेप में बताया। वीर, अविचलित, ने सान्या की बातों को दिल में उतार लिया। एक ज्ञानी देवी है, एक शातिर लोमड़ी है, एक को लड़कों में दिलचस्पी नहीं है। अगर वो अब भी ऐसी परिभाषाएं नहीं समझ पाता तो वह बहुत मूर्ख होता। वास्तव में ये परिभाषाएं सिर्फ सान्या की व्यक्तिपरक धारणाएं नहीं थीं। वीर ने भी इन तीनों महिलाओं में इन लक्षणों को देखा। उसे डॉक्टर लावण्या और रिया शर्मा के बारे में अच्छी भावना नहीं थी, लेकिन उसने लीना कपूर पर कुछ और नज़रें डालीं, ये सोचते हुए कि सान्या का ये कहने का क्या मतलब था कि वह दोस्ती करने लायक है। आन्या, लीना कपूर मीठा मुस्कुराई और आन्या को धीरे से और आत्मीयता से गले लगाया। लीना, बहुत दिनों बाद मिले। मैंने सुना है कि तुम एक बिजनेस ट्रिप पर गई थी, तुम कब वापस आई? आन्या ने धीरे से पूछा। मैं कल रात ही वापस आई हूँ। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? मैं मुफ्त में एक पार्टी में शामिल हो सकती हूँ और तुम सबके साथ मिल सकती हूँ। एक तीर से दो निशाने। लीना की आवाज़ बहुत कोमल थी। उसने एक पल के लिए आन्या को घूरा, फिर उत्सुकता से पूछा, आन्या, तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो, पहले से बेहतर। कभी कभी तुम एक सूक्ष्म मुस्कान भी प्रकट करती हो। क्या ऐसा हो सकता है कि बर्फ़ की राजकुमारी पिघल गई है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैं हमेशा की तरह ही हूँ। आन्या हैरान थी। उसने खुद इस पर ध्यान नहीं दिया था। जब से वह वीर के सामने खुली थी, उसके चेहरे पर अक्सर उसकी आंतरिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली मुस्कान दिखाई देती थी। लीना का अवलोकन विशेष रूप से आश्चर्यजनक नहीं था। सच में, हालांकि यह एक हल्की मुस्कान है, ये वास्तव में एक खुश मुस्कान है, लीना ने दृढ़ता से घोषणा की। आन्या ने और कुछ नहीं कहा, बल्कि यह सोचने लगी कि क्या उसका बदलाव इतना ध्यान देने योग्य था। क्या यह मिस्टर वीर वर्मा है? लीना ने वीर को देखा, अपनी शरारती आंखों को दिलचस्पी से झपकाते हुए। वो इस आदमी के बारे में जानती थी, जो आन्या के विला में रहता था और उसके साथ एक असामान्य रिश्ता रखता था। इसके अलावा रिया शर्मा ने सार्वजनिक रूप से उसे अपना प्रेमी घोषित किया था। वीर के बारे में वो बस इतना ही जानती थी। नमस्ते, मिस लीना। मैंने अभी सान्या को आपका परिचय देते हुए सुना। वीर ने विनम्रता से सिर हिलाया, उसकी निगाहें साफ और शांत थीं। नमस्ते। लीना ने वीर के साथ हल्के स्पर्श वाले हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एक खूबसूरत महिला को पहल करते देख वीर स्वाभाविक रूप से झिझका नहीं और बदले में अपना हाथ बढ़ाया। हैंडशेक और इसका इरादा लीना द्वारा शुरू किया गया था। वीर इसे केवल स्वीकार कर सकता था और हैंडशेक के दौरान उसने अपनी हथेली खोली, बिना कोई बल लगाए, एक सूक्ष्म इशारा जिसे केवल लीना ने देखा। एक दिलचस्प आदमी। क्या उसने मेरे विचार समझ लिए? हैंडशेक सिर्फ एक विनम्र अभिवादन था। मुझे अपनी हथेली पकड़ना नापसंद है, इसीलिए उसने कोई बल प्रयोग नहीं किया। सब कुछ मेरे नियंत्रण में था। लीना ने सोचा। उसकी मुस्कान गहरी हो गई, खासकर वीर की निगाहों में शांति और स्पष्टता को पकड़ने के बाद, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने वीर पर एक नज़र डाली और फिर सान्या का आकलन किया। राष्ट्रीय देवी को सान्या कहना, क्या ये थोड़ा ज़्यादा परिचित नहीं है? सान्या, क्या तुम्हें ये बहुत परिचित लगता है? ये सिर्फ एक अंतिम नाम छोड़ना है। वीर ने गंभीरता से सान्या को देखा। परिचित नहीं, बिल्कुल नहीं। सान्या ने सहमति में सिर हिलाया, अपने दिल में अपनी हंसी रोकते हुए। वीर का भाव इतना गंभीर था और वह हंसने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो तुम आन्या को कैसे संबोधित करते हो? लीना ने दिलचस्पी से पूछा। मैंने भी एक अंतिम नाम छोड़ दिया है। तुम उसे आन्या कह सकती हो, तो मैं क्यों नहीं? वीर ने लापरवाही से जवाब दिया। लीना अपनी हंसी नहीं रोक सकी, ये सोचते हुए, यह आदमी दिलचस्प से कहीं ज्यादा है, वह वास्तव में अजीब है। रिया शर्मा और डॉक्टर लावण्या के चेहरे पर कुछ समय से अजीब भाव थे। खासकर रिया शर्मा। वीर का उसके प्रति रवैया बेहद खराब था, फिर भी लीना के प्रति, जिससे वह पहली बार मिला था, उसका व्यवहार इतना मिलनसार था। वह निस्संदेह ईर्ष्यालु थी। डॉक्टर लावण्या को काफी असहज महसूस हुआ। वह बड़बड़ाई, बस एक बदबूदार आदमी।
लीना को इतना विनम्र क्यों होना पड़ रहा है? मैं सच में नहीं समझ सकती कि उसमें क्या कमी है जो वह ऐसा व्यवहार कर रही है। वीर के प्रति उसके रवैये को याद करने से उसकी बेचैनी चरम पर पहुंच गई। वीर, बहुत दिनों बाद मिले, तुम कैसे हो? रिया ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ अभिवादन किया। उसने वीर को अपना प्रेमी घोषित करने का भी उल्लेख नहीं किया, उसे इसका उल्लेख करने का कोई मुंह नहीं था। अपने दोस्तों के साथ एक आदमी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के संदेह के साथ वो उस तरह की शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आन्या और वीर के बीच सटीक रिश्ते के बारे में स्पष्ट नहीं होने के बावजूद उनका रिश्ता निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। मूल रूप से रिया ने वीर को गले लगाने का इरादा किया था, फिर भी इतने सारे लोगों की उपस्थिति में उसे डर था कि वीर बच सकता है, जिससे उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, इसलिए उसने इस आवेग का विरोध किया। ठीक हो, वीर ने विनम्रता से सिर हिलाया। डॉक्टर लावण्या को वीर को नमस्कार करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने मन ही मन सोचा, मैंने तुम्हारी मर्म चिकित्सा पद्धति को पहले ही समझ लिया है। एक बार जब मैं इसे पूरी तरह से समझ लूंगी तो तुम में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं रहेगा। अगर कोई चिकित्सा कौशल में उससे आगे निकल जाता तो वो उनकी प्रशंसा करती। बेशक वीर के बारे में अच्छी धारणा न होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से उसकी प्रशंसा नहीं करेगी। वो अब जो सोच रही है वो वीर की मर्म चिकित्सा पद्धति में महारत हासिल करना है, ताकि उसकी नज़र में वीर के पास गर्व करने के लिए कुछ भी न हो। रिया शर्मा वीर के पास पहुंची, उसकी कोमल निगाहें लोहे को भी पिघलाने के लिए काफ़ी थीं। शातिर लोमड़ी, अब तुम क्या चाल चलने की कोशिश कर रही हो? जब तक मैं यहाँ हूँ, वीर का पीछा करने का कोई भी विचार जल्दी से छोड़ दो, सान्या ने मन ही मन बड़बड़ाया। बाहरी तौर पर उसने रिया की इस परिभाषा को आवाज नहीं दी क्योंकि उसे सभी की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना था, इसे जोर से कहना अनुचित होता। इसके अलावा इतने सारे लोगों के आसपास वह तमाशा करने जैसा कुछ नहीं करेगी। आन्या सिंघानिया, रिया शर्मा, डॉक्टर लावण्या और लीना कपूर, ये चारों लड़कियां अपने दायरे में शहर की चार चांद के नाम से मशहूर हैं। इस समय इन चारों लड़कियों के साथ साथ सान्या सिंघानिया, शिखा मेनन और अदिति चौहान, 7 आश्चर्यजनक सुंदरियां वीर के चारों ओर थीं, जिससे ये दृश्य देखने वाले पुरुषों को ईर्ष्या महसूस हो रही थी। हालांकि उन्होंने अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से छिपाया और इसे दिखाया नहीं। क्या मजाक है, उन्हें वीर के प्रति खुले तौर पर अपनी ईर्ष्या व्यक्त करने देना उनके स्वाभिमान को ही नुकसान पहुंचाएगा। चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं, जिस तरह से वे गुप्त रूप से वीर को देख रहे थे वह जटिल भावनाओं से भरा था। उन्होंने सोचा, आखिर यह आदमी है कौन और वह इतना लोकप्रिय क्यों है? वीर, चलो हम वहां जाकर कुछ खा लेते हैं, बहनों को कुछ लड़कियों वाली बातें करने दो, सान्या ने लापरवाही से कहा। ठीक है, वीर सहमत हो गया। फिर सान्या, शिखा मेनन और अदिति चौहान के साथ चला गया। आन्या और अन्य 3 लड़कियों ने बैठने के लिए एक जगह ढूंढ ली। शुरू से अंत तक रिया शर्मा बहुत मिलनसार थी, अपने विचारों को गहराई से छिपाए हुए बिना कोई असामान्य भाव दिखाए। वास्तव में रिया शर्मा वास्तव में वीर के साथ थोड़ी देर के लिए चैट करना चाहती थी, भले ही सिर्फ कुछ सुखद बातें करने के लिए। रिया शर्मा सान्या के इरादों को कैसे नहीं समझ सकती थी। वह नहीं चाहती थी कि रिया शर्मा वीर से चिपके। इस समय वो बस उनके पीछे नहीं जा सकती थी, क्योंकि आन्या और अन्य 2 भी वहां थीं। वीर के साथ अकेले जाना उचित नहीं होता। न तो आन्या और न ही रिया ने रिया के इस दावे का उल्लेख किया कि वीर उसका प्रेमी है। रिश्तों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए इस मामले को केवल उनके दिलों में रखा जा सकता था। तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है? तुम ऐसे अजीब इंसान से कब मिली? लीना ने मनोरंजक ढंग से आन्या को घूरते हुए कहा, अपने शब्दों से वीर की ओर इशारा करते हुए। तुम्हारा क्या मतलब है? ज्यादा मत सोचो, आन्या ने लापरवाही से कहा। डॉक्टर लावण्या ने भौहें सिकोड़ी, अप्रसन्न होकर कहा, वह घटिया आदमी सिर्फ अजीब ही नहीं बल्कि एक ठरकी भी है ना? उसके शब्दों ने आन्या और रिया दोनों के दिलों में अलग अलग स्तर पर असंतोष पैदा कर दिया। आन्या ने बेबाकी से कहा, तुम बस विरोधाभासी हो रही हो। तुम एक एहसान मांगना चाहती हो लेकिन अपना मुंह नहीं खोल सकती, इसलिए तुम बस अपने शब्दों से उसकी आलोचना कर रही हो। तुम उसका जितना चाहे बचाव करो, वैसे भी मैं उसे ऊंचा नहीं मानती, भले ही उसका चिकित्सा कौशल मुझसे बेहतर हो। डॉक्टर लावण्या ने अजीब तरह से कहा। वो चिकित्सा कौशल जानता है? रिया को लगा जैसे उसने एक ऐसा रहस्य खोज लिया है जिसे केवल वह जानती थी, जो आश्चर्य से भर गया। लावण्या के लहजे को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसका चिकित्सा कौशल काफी गहरा है, अन्यथा लावण्या ऐसा झिझकने वाला रूप नहीं दिखाती। जैसा कि आन्या ने कहा कि वह शायद एक एहसान मांगने में बहुत शर्मिंदा है, लीना ने कहा, और अधिक उत्सुक होती जा रही है। तीनों लड़कियां डॉक्टर लावण्या को अच्छी तरह जानती थीं। उसे चिकित्सा कौशल में दिलचस्पी थी और इस क्षेत्र में गहन ज्ञान वाले ही उसकी थोड़ी सी स्वीकृति प्राप्त कर सकते थे, अन्यथा उसकी नज़र में कोई भी आदमी अच्छा नहीं था। थरकी, उसने तुम्हारे साथ क्या किया?
लीना ने हैरान होकर पूछा, विषय को वापस डॉक्टर लावण्या की वीर की आलोचना पर लाते हुए। ये सर्वविदित है कि मुझे चिकित्सा कौशल में दिलचस्पी है ना? उस घटिया आदमी को आन्या के दोस्त के रूप में मुझे जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी और मुझे चिकित्सा कौशल के बारे में वह सब कुछ सिखाना चाहिए था जो वह जानता है, लेकिन नहीं, वह मेरी दिलचस्पी के बारे में जानता है फिर भी कुछ नहीं कहता, मुझे एक ठंडी निगाह से नमस्कार करता है। वह वास्तव में एक अप्रिय व्यक्ति है, डॉक्टर लावण्या ने गुस्से से कहा। माफ करना, वीर को तुम्हारे शौक में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह चिकित्सा कौशल के प्रति तुम्हारे लगभग जुनूनी प्रेम के बारे में नहीं जानता, आन्या ने कमजोर आवाज में कहा। डॉक्टर लावण्या ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। आन्या, तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? उसे मेरी मदद करने के लिए राजी करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुमने उसे राजी नहीं किया और उसे इतनी महत्वपूर्ण बात भी नहीं बताई। क्या तुम्हें लगता है कि वह खुद ही इसका पता लगा लेगा? अगर वह स्वेच्छा से मेरी मदद करने नहीं आता तो क्या यह एक खोया हुआ कारण नहीं है? ये संभावना नहीं है कि वह स्वेच्छा से तुम्हारी मदद करेगा। मुझे लगता है कि अगर तुम उससे भीख भी मांगो तो भी वह शायद तुम्हारी मदद नहीं करेगा, आन्या ने रहस्यमय तरीके से कहा। सोचो कि वीर के साथ तुम्हारी पहली मुलाकात कितनी अप्रिय थी, ये तुम खुद जानती हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वह द्वेष रखता है? मेरा पेट लगभग खराब हो गया था और मैंने इसकी परवाह भी नहीं की। डॉक्टर लावण्या और भी गुस्से में आ गई, छोटे दिमाग वाले आदमी के बारे में बड़बड़ा रही थी। उल्टी कर दी, क्या हुआ? रिया और लीना को दिलचस्पी हो गई। जैसे ही आन्या समझाने वाली थी, डॉक्टर लावण्या ने बीच में ही टोक दिया, शर्मनाक कहानियां मत बताओ। फिर उसने अन्य दोनों को घूरा, इतनी नाक मत घुसाओ, क्या तुम सामान्य नहीं हो सकती? अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए लीना और रिया ने आगे नहीं पूछा। डॉक्टर लावण्या के लिए सामान्यता बनाए रखने के लिए दोनों चुप रहीं, ये जानते हुए कि चारों में डॉक्टर लावण्या ही वह थी जो वास्तव में अपरंपरागत के रूप में सामने आई थी। आन्या, मुझे नहीं लगता कि लावण्या को किसी भी आदमी के प्रति कोई अच्छी भावना है। तुम्हें वीर को लावण्या को कुछ चिकित्सा कौशल सिखाने के लिए राजी करना चाहिए। शायद वीर पहला आदमी हो सकता है जिसे लावण्या नापसंद नहीं करती, लीना ने सुझाव दिया। बिल्कुल, लावण्या के चरित्र को देखते हुए ये दुर्लभ है कि वह किसी पुरुष से कुछ मांगे। चूंकि हम सभी भविष्य में बातचीत करेंगे, अगर तुम इसमें मदद कर सकती हो तो तुम्हें लावण्या की मदद करनी चाहिए। रिया ने भी अपनी बात रखी। आन्या ने लाचारी से कहा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वह जो करना चाहता है मैं तय नहीं कर सकती। ये कैसे हो सकता है? रिया को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वह काफी खुश थी। अगर यह सच होता तो इसका मतलब था कि वीर का आन्या के साथ रिश्ता उतना करीबी नहीं था जिससे उसे एक मौका मिलता। वह यह नहीं जानती थी कि आन्या सिर्फ वीर को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती थी जो उसे पसंद नहीं था, भले ही यह डॉक्टर लावण्या की खातिर हो। लीना ने विषय बदल दिया, वीर वास्तव में क्या करता है? तुम अचानक उसके इतने करीब क्यों हो? इस प्रश्न का उत्तर देना काफी मुश्किल था। आन्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर गंभीरता से कहा, मैं उसे तब से जानती हूँ जब हम बच्चे थे। तुम कह सकती हो कि हम बचपन के दोस्त हैं। जहाँ तक वह क्या करता है ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। वो अस्थायी रूप से मेरा सलाहकार है। वो कभी कभी अपनी दृष्टि के क्षेत्र में वीर पर तिरछी नजरें डालती, जितना संभव हो सके उसकी छवि बनाए रखती। बचपन के प्रेमी। लीना की आंखें चौड़ी हो गईं। इसे रोमांस से मत जोड़ो, ठीक है? आन्या ने लाचारी से सिर हिलाया। डॉक्टर लावण्या ने चीजों को स्पष्ट किया, मैं तुम्हारे लिए वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करती हूँ। आन्या, तुम वीर के साथ रहती हो और रिया, तुम वीर को अपना प्रेमी होने का दावा करती हो। तुम में से कौन वास्तव में उस घटिया आदमी में दिलचस्पी रखती है? प्रेमी? कैसा प्रेमी? ये बकवास है, रिया ने मासूमियत से कहा। लावण्या, तुम्हारे मुंह से फूल नहीं झड़ सकते। मैं समझ गई, तुम कैसे कह सकती हो कि मैं वीर के साथ रहती हूँ? क्या तुम बोलने से पहले सोच सकती हो? आन्या ने शक्तिहीन होकर कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं सुन सकती कि तुम मुझे कुत्ता कह रही हो? तुम कुत्ता हो, डॉक्टर। लावण्या ने आन्या पर अपनी आंखें घुमाईं, डांटते हुए, मुझे लगता है कि तुम बस दोषी हो। एक ही विला में रहना एक साथ रहना है ना? तुम इतनी उत्सुकता से क्यों समझा रही हो? स्पष्टीकरण सिर्फ सच्चाई को छिपाना है, क्या तुम नहीं जानती? आन्या शर्मिंदगी से अवाक थी। जब आन्या सिंघानिया और उसकी 3 दोस्त इकट्ठा होती हैं तो वे अंतहीन बातें करती हैं, और 3 दिन और 3 रातों के बाद भी वे शायद ही रुक पाती। फूल अलग अलग खिलते हैं, प्रत्येक की अपनी शोभा होती है। सान्या सिंघानिया, शिखा मेनन, अदिति चौहान और वीर भी बातचीत में लगे हुए थे। वीर, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी दीदी के आसपास की गर्लफ्रेंड्स से निपटना आसान नहीं है। सावधान रहना, फंस मत जाना, सान्या ने सार्थक रूप से चेतावनी दी। वीर ने चारों लड़कियों की दिशा में एक नज़र डाली, कड़वाहट से मुस्कुराया। वह सान्या के निहितार्थ को कैसे नहीं समझ सकता था। उसे चिंता थी कि वह आन्या के अलावा अन्य 3 महिलाओं के प्रति आकर्षित हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सान्या,
मुझे लगता है कि तुम बेवजह चिंता कर रही हो। वीर का तुम्हारी दीदी के प्रति रवैया त्रुटिहीन है। उसके लिए सबसे खूबसूरत महिलाएं भी ज्यादा आकर्षण नहीं रखती, अदिति ने अजीब तरह से कहा। उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ। वीर के साथ कई मिशन करने के बाद उसने उसे कभी भी वासना भरी नजरों से देखते हुए नहीं देखा था। अदिति ने अपने आकर्षण की कमी पर आह नहीं भरी, बल्कि उसने वीर को एक बुद्धू होने के लिए दोषी ठहराया जो केवल एक महिला की परवाह करता है। बेशक वीर के बारे में उसका निर्णय उसकी सुंदरता के प्रति उसकी पूरी तरह से प्रतिरक्षा पर आधारित था। अगर दूसरी ओर वह कामुक होता और उसके साथ फ्लर्ट करता तो उसके बारे में ये राय नहीं होती। यह क्या बात हुई? वीर और बॉस को एक जोड़े की तरह दिखाया जा रहा है। क्या वे सच में इतने करीब हैं? मैंने तो ऐसा नहीं देखा, शिखा ने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। मेरा वीर अटूट रूप से वफादार है, सान्या दिल खोलकर हंसी। उसी क्षण एक आदमी सान्या के पीछे प्रकट हुआ, मुस्कुराते हुए। सुपरस्टार, तुमने अपने वाले के बारे में क्या कहा कि वो अटूट रूप से वफादार है? आने वाला प्रकाश था, जो महत्वपूर्ण कार्यों के बोझ तले दबा हुआ था। उसने सान्या की तलाश नहीं की थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वो अंततः उससे मिला। उसका दिल थोड़ा सिकुड़ गया। वास्तव में उसने सान्या की कही हर बात सुनी। अगर वीर वास्तव में संहारक होता और उसका ऐसा पक्ष होता तो वह इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। संहारक जैसा पौराणिक व्यक्ति ऐसा पहलू कैसे रख सकता है? ओह! सान्या चौंक गई, आवाज से पहचान गई कि यह कौन है। वह मुड़ी और हल्के से दोष दिया, ओह, ये छोटा चेला है। तुम यहाँ क्यों हो? तुम भी कुछ और ही हो, मुझे फोन किए बिना ही चूहे के बिल से बाहर आ गए। उसके शब्द फटकार से भरे थे, लेकिन उसके मुंह से निकलने पर उनका एक विशेष स्वर था। अगर गुप्त अजगर के कैप्टन ने उसे अपने बेस को चूहे का बिल कहते हुए सुना तो वह निश्चित रूप से उग्र हो जाएगा। चूहे का बिल? अदिति चुपचाप चौंक गई, उसके अंदर थोड़ा कांप गया। रहस्यमयी भारत का बेस, एक बड़ा मिशन लिए हुए उसके द्वारा चूहे का बिल माना जाता है। अगर संगठन को पता चला तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। क्या ये जेब्रा ने कहा था या उसने इसे बनाया था? अदिति का मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया। उसने इस विषय को खारिज कर दिया। हालांकि वह कल्पना कर सकती थी कि अगर जेब्रा ने अपने बेस को चूहे के बिल की तरह बताया तो उसे निश्चित रूप से संगठन द्वारा दंडित किया जाएगा। पहली मुलाकात और पहले से ही किसी को कुछ और कह रही हो, भले ही तुम करीब हो, किसी का अभिवादन ऐसे नहीं किया जाता है ना? शिखा भौचक्की रह गई, मन ही मन आभारी हुई। उसके मुंह में, मुझे केवल बड़ी सेक्रेटरी का उपनाम मिला, लगता है वो मुझे सम्मान दे रही है। अदिति और शिखा ने सान्या के शब्दों के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन दोनों में से कोई भी प्रकाश को नहीं जानता था। एक ने दिखावा किया और दूसरी वास्तव में नहीं जानती थी। हे, प्रकाश कड़वाहट से मुस्कुराया, सान्या के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। वो इस तरह के अभिवादन का आदी था। क्या मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करने की कोशिश नहीं कर रहा था? देखो, छोटा चेला आ गया। अपने लिए बैठने की जगह ढूंढो, यह मेरा घर है, अपनी मर्जी से खाओ पियो, सान्या ने दिलेरी से कहा, पूरी तरह से मेजबान की भूमिका निभाते हुए। अदिति और शिखा हैरान थीं, एक दूसरे को देखते हुए सोच रही थीं, वास्तव में एक सुपरस्टार है। यह महापौर का भोज था और उसने इसे अपने घर की पार्टी की तरह माना, मेहमानों की देखभाल उसी तरह की। वीर थोड़ा परेशान था, ये लड़की अभी भी व्यवहार करना नहीं सीख सकती। प्रकाश के प्रति वीर कुछ सतर्कता बरत रहा था। तार्किक रूप से वह दोनों बहनों के आसपास दिखाई देने वाले लोगों से सतर्क था, लेकिन प्रकाश के खिलाफ उसकी सतर्कता सबसे अधिक थी, क्योंकि जब उसने सान्या की मदद के लिए हैकिंग कौशल का इस्तेमाल किया तो प्रकाश ने सान्या को फोन किया, ये जानने के लिए अत्यधिक जिज्ञासा दिखाते हुए कि उसकी मदद कौन कर रहा था। और प्रकाश एक गुप्त विभाग में काम करता था जो उस समय रेखा और कॉल के साथ मेल खाता था। ऊंट के साथ वीर की संक्षिप्त मुठभेड़ को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करना कठिन नहीं था कि प्रकाश गुप्त अजगर बेस से था। बाहरी लोगों के लिए गुप्त अजगर का महत्व स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन वीर इसे अच्छी तरह समझता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विला में वे सभी निगरानी जो प्रकाश द्वारा स्थापित की गई थी, अदिति की आंखों से भी बच गईं। इससे पता चलता है कि वे निगरानी, चाहे रूप में हो या भेस में, उच्च स्तरीय तकनीक की थीं। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि प्रकाश एक उच्च स्तरीय तकनीकी कर्मी था, विशेष रूप से निगरानी में अद्वितीय कौशल के साथ। प्रकाश बिना किसी विनम्रता के बैठ गया। वह जो नहीं जानता था वह ये था कि वीर की नज़र में उसकी पहचान पहले से ही पारदर्शी थी। नमस्ते, मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं प्रकाश हूँ, एक छोटे चेले की तरह सान्या का अनुसरण करते हुए बड़ा हुआ हूँ, प्रकाश ने विनम्रता से परिचय दिया। वीर से हाथ मिलाने के बाद उसने शिखा और अदिति को देखा। दोनों सुंदरियां अपना परिचय कैसे देंगी? यह अदिति चौहान है, उसका काम तुम्हारे काम से कहीं ज्यादा सम्मानजनक है।
कैमरे के सामने बुरे लोगों को पकड़ना, तुम्हारी तरह नहीं, गुप्त रूप से अज्ञात चीजें करना, सान्या ने उसके लिए समझाया, यह महसूस करते हुए कि उसका विषय भटक गया है। थोड़ी देर रुकी और जारी रखा, यह मिस शिखा मेनन है, मेरी दीदी की सेक्रेटरी, उपनाम बड़ी सेक्रेटरी। प्रकाश ने शिखा के सीने को देखा, कड़वाहट से कहा, मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं है, यह उपनाम सुपरस्टार ने तुम पर थोपा है ना? उसने एक ऐसा रूप दिखाया जैसे वे दोनों एक ही दुर्दशा में हों। सान्या को जो काम करना सबसे ज्यादा पसंद था, वह था लोगों के बारे में अपनी धारणाओं के आधार पर उनका नामकरण करना। वास्तव में, लगता है कि हमारा अनुभव एक जैसा रहा है। शिखा थोड़ा मुस्कुराई। प्रकाश अच्छी तरह से भेस बदले हुए था, या यूं कहें, वह खुद को भेस नहीं बदल रहा था, पूरी तरह से स्वाभाविक अभिनय कर रहा था। उसने अपनी उत्पत्ति को प्रकट करने का कोई संकेत नहीं दिखाया और वीर को फिर से देखने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं था। उसी समय रोहन मेहरा आ गया, खुशी खुशी आन्या की ओर चल रहा था। देवियों, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रोहन मेहरा ने विनम्र और सज्जन तरीके से झुककर आन्या और अन्य 3 महिलाओं को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए देखा। मेहरा परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी हैसियत और पहचान निस्संदेह उपस्थित लोगों में सबसे अधिक थी। धन के मामले में वह बिल्कुल एक अमीर कुंवारे स्तर का खर्च करने वाला था, आसानी से पैसा उड़ाता था। चपल एक मूर्ति की तरह रोहन के पीछे खड़ा था, गतिहीन। चारों महिलाओं ने अपनी बातचीत बंद कर दी। रोहन के दृष्टिकोण के संबंध में लीना, डॉक्टर लावण्या और रिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आन्या को देखा। वे अच्छी तरह से जानते थे कि रोहन का निशाना आन्या थी। रोहन उनके प्रति विनम्र था, और एक औपचारिक मुस्कान के अलावा उन्होंने दोस्ती का कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखाया। वास्तव में रोहन के इतने विनम्र होने का कारण पूरी तरह से ये था कि रिया और अन्य आन्या की करीबी दोस्त थीं। हालांकि अन्य 3 महिलाओं का भी अपना स्वाभिमान था और उनका रोहन की चापलूसी करने का कोई इरादा नहीं था। ये दिलचस्प होना चाहिए। अगर भाई वीर को आन्या के लिए भावनाएं हैं, तो मैं देखना चाहूंगी कि वह कैसे प्रतिक्रिया करता है। रिया के अपने विचार थे। तो ये छोटे साहब रोहन हैं, कृपया आगे बढ़ें, लेकिन हम 4 बहनें एक निजी बातचीत कर रही हैं, आपके लिए हमारे साथ शामिल होना उचित नहीं हो सकता, है ना? आन्या ने अपनी नाराजगी को दबाते हुए रोहन को जाने देने का अपना इरादा काफी स्पष्ट कर दिया। 4 सुंदरियों को दिल से दिल की बात करते हुए बाधित करना, मुझे पता है कि यह सही नहीं है। रोहन थोड़ा मुस्कुराया, झुंझलाहट का कोई निशान नहीं दिखाया। हालांकि अगर मैं आपके साथ रह सकता, तो आपकी बहनें स्वाभाविक रूप से मेरी बहनें बन जाती और चिंता करने की कोई बात नहीं होती। क्या आप सहमत नहीं हैं? रोहन बेशर्मी से चिपके रहने में असाधारण रूप से कुशल था, बेशर्मी के एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जो व्यवहारिक रूप से उत्कृष्ट था। आन्या के 2 प्रमुख चाहने वालों में से एक के रूप में वह एक बात स्पष्ट रूप से समझता था, लगातार पुरुष प्रतिरोधी लड़कियों को थका देते हैं, खासकर आन्या जैसी लड़कियों को। एकमात्र तरीका ये था कि दृढ़ रहें और हार न मानें। अगर कोई कुछ मौखिक उकसावे का सामना नहीं कर सकता और पीछे हट जाता है, तो कोई शीर्ष मजबूत महिला को जीतने की उम्मीद कैसे कर सकता है? आन्या का पीछा करने के लिए हिम्मत चाहिए थी, जैसे उसके और विक्रांत के पास थी। अन्य सफल पुरुषों में बस उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं थी। क्या तुम जानते हो कि चिपकू शब्द कैसे लिखते हैं? आन्या अब नाराज हो रही थी। अगर आन्या के पास समय है, तो तुम मुझे सिखा सकती हो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे सामने हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता हूँ। रोहन एक चमकती मुस्कान के साथ जारी रहा, आन्या के भाव में बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। आन्या ने असहाय महसूस किया और अन्य 3 महिलाओं ने अपनी हंसी को दबा दिया, शक्तिहीनता की समान भावना साझा करते हुए। छोटे साहब रोहन, इस तरह किसी से चिपके रहने से किसी सुंदरी का दिल नहीं जीता जा सकता, आप जानते हैं। लीना ने कृपया उसे एक मुस्कान के साथ याद दिलाया। सुंदर लीना, क्या आपके पास पत्नी पाने के लिए मेरे साथ साझा करने के लिए कोई विशेष तकनीक है? आप शायद यह नहीं जानती, लेकिन अगर मैं चिपकता नहीं हूं, तो आन्या मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं डालेगी। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? रोहन ने विनम्रता से पूछा। कृपया मुझे सिखाएं, प्रभावी हो या ना हो, मैं आपका एक एहसान मानूंगा। कैसा रहेगा? आपका एहसान इतना महत्वपूर्ण है कि मेरे लिए प्रभावित न होना असंभव होगा। लीना अपनी आवाज में किसी भी व्यंग्य के संकेत के बिना हल्के से हंसी। हालांकि छोटे साहब रोहन के पारिवारिक पृष्ठभूमि और हैसियत के साथ आप सुंदरियों से घिरे हुए हैं। आपको महिलाओं का पीछा करना सिखाने के लिए मेरी क्या आवश्यकता है? छोटे साहब रोहन, आप वास्तव में मुझे बहुत बड़ा चढ़ाकर आंक रहे हैं। आप नहीं समझती, मुझे लड़कियों का पीछा करने में कोई कौशल नहीं है। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि मैंने आन्या से कितनी बार अस्वीकृति का सामना किया है? अगर 1000 नहीं, तो कम से कम 800 बार। रोहन उदास दिखाई दिया। आन्या गुस्से में थी। क्या मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ? आन्या, ये और आन्या, वो कहकर, क्या तुम्हें यह मनोरंजक लगता है? हाँ, आन्या, ऐसा मत कहो, गुस्सा मत करो। तुम शायद मुझसे परिचित नहीं हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से तुमसे बहुत परिचित हूँ।
मैं तुम्हारे बारे में किसी भी समाचार पर हमेशा नजर रखता हूँ। रोहन व्यापक रूप से मुस्कुराया, आन्या की ओर से चिंता करने लगा। जब तुम जैव प्रौद्योगिकी पार्क में शिलान्यास समारोह में थी और एक हत्या के प्रयास का सामना करने का उल्लेख किया तो मैं तब से चिंतित हूँ। इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सका अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ दौड़ा आया। मैंने तुम्हारे लिए एक कुशल अंगरक्षक भी काम पर रखा है। कोई आवश्यकता नहीं, आन्या ने सीधे मना कर दिया। उसे लगा जैसे गुस्सा उसे लगभग शारीरिक रूप से बीमार कर रहा है। लीना वीर की ओर चली गई जबकि रोहन आन्या को परेशान करता रहा। रिया और डॉक्टर लावण्या शक्तिहीन होकर देखती रहीं। घटिया सड़ा हुआ आदमी, मैंने पहले भी मोटी चमड़ी वाले देखे हैं लेकिन इस जैसा बेशर्म कभी नहीं देखा। अगर मैंने अपना संयम नहीं रखा होता तो मैंने ऐसे पुरुषों के खिलाफ बहुत पहले ही अपना हमला मोड़ शुरू कर दिया होता। डॉक्टर, लावण्या ने मन ही मन सोचा। इस माहौल को देखते हुए वह खुद का मजाक नहीं बनाना चाहती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रोहन की हैसियत बहुत खास थी। वह अनावश्यक परेशानी को भड़काना नहीं चाहती थी, ये जानते हुए कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। अगर रोहन सिर्फ एक औसत व्यक्ति होता तो उसने कसम खाई थी कि वह उसे इतनी बुरी तरह से कोसेगी कि उसका बाप भी उसे नहीं पहचान पाएगा। मुख्य बात यह थी कि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे वह उलझ नहीं सकती थी और उसे बस सहना पड़ा। रोहन की तुलना में, यहाँ तक कि वह नापसंद लड़का वीर भी व्यवहारिक रूप से एक अच्छा आदमी माना जा सकता है। रोहन ऐसा बदमाश है, बदमाशों में भी बदमाश। रिया का चेहरा एक मुस्कान के साथ खिल उठा। आन्या को अपनी निराशा नहीं निकाल पाने में असमर्थ देखकर उसने इसे सहजता से लिया। वह पहले आन्या की परवाह कर सकती थी लेकिन वीर की उपस्थिति ने उसकी भावनाओं को जटिल बना दिया था। वीर, वो आदमी आन्या को गुस्सा दिलाने वाला है। आन्या ने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए कहा कि उसे एक अच्छा सबक सिखाओ, कोई कसर मत छोड़ना। लीना ने यह संदेश वीर तक पहुंचाया। वीर आन्या की स्थिति पर नजर रखे हुए था लेकिन क्योंकि आन्या ने उसकी ओर पीठ कर रखी थी वह उसका भाव नहीं देख सका। लीना के शब्दों पर वह तुरंत खड़ा हो गया और आन्या की ओर चल पड़ा। सान्या, क्या वीर का स्वभाव गर्म है? वह सिर्फ एक वाक्य के बाद कैसे दौड़ पड़ा? क्या वह लड़ भी सकता है? अगर वह किसी को नहीं हरा सकता और अंत में शर्मिंदा हो जाता है तो ये बुरा होगा। लीना चिंतित थी। वह आन्या के लिए कोई संदेश देने नहीं आई थी। इसके बजाय उसने एक शरारती इरादे से ये देखना चाहा कि वीर चीजों को कैसे संभालेगा, जबकि वह वीर और आन्या के बीच के रिश्ते को किसी भी रहस्य की जांच करने के लिए देखती। अप्रत्याशित रूप से वीर पहले से ही एक सीधी टक्कर के लिए चला गया था। वीर संभवतः रोहन के अंगरक्षकों को कैसे हरा सकता था? चिंता मत करो, चूंकि तुम साजिश रच रही हो, मेरा और कुछ कहने का मन नहीं है। बस देखो, वीर को रोहन को सबक सिखाने देना उसके लिए एक अच्छा अनुभव होगा। सान्या, जो हमेशा अराजकता के लिए उत्सुक रहती थी, ने चिंता का कोई संकेत नहीं दिखाया। ये देखने में मजेदार होगा, अदिति ने एक खुशी भरी हंसी के साथ कहा। वास्तव में? शिखा सहमत हुई। क्या हो रहा है? क्या वो वास्तव में लड़ सकता है? लीना पूरी तरह से हैरान थी। प्रकाश की गहरी निगाहों में एक तेज रोशनी की एक झलक अगोचर रूप से चमकी। वीर रोहन की ओर बढ़ा और चपल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसका रास्ता रोक दिया। वीर के अंदाज ने कई निगाहों को अपनी ओर खींच लिया। सान्या और बाकी लोग उसे बिना पलक झपकाए देख रहे थे, यहाँ तक कि आन्या के आसपास के लोगों की आंखें भी वीर की ओर घूम गईं। देखते हैं कि उसमें उस परेशान करने वाले रोहन मेहरा को सबक सिखाने की हिम्मत है या नहीं, लावण्या ने अपने मन में सोचा। आखिरकार वो उसके लिए और चुप नहीं बैठ सका। रिया शर्मा ने ईर्ष्या से कहा। वो यहाँ क्यों आया? आन्या थोड़ी हैरान थी लेकिन उसके चेहरे का भाव काफी शांत हो गया। अब उसे रोहन के चिपकने का डर नहीं था। रोहन मेहरा ने दिलचस्पी से वीर को देखा और चपल को एक हल्का सा इशारा किया, जिसने फिर वीर का रास्ता रोक लिया। रुको! चपल की आवाज बर्फीली थी जब उसने वीर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। यह आधा परीक्षण था, आधा दंड, हालांकि दूसरा वाला मुख्य लक्ष्य था। हट जाओ! वीर ने ये शब्द थूकते हुए अपना हाथ बढ़ाकर चपल के हाथ से मिला लिया। एक पल में चपल की ठंडी पुतलियों में आतंक छा गया, जैसे उसकी हड्डियां कुचल दी जाएंगी। छोड़ो! चपल हाँफ गया, उसका दिल कांप रहा था और उसका मुंह अनियंत्रित रूप से फड़क रहा था। मेरे सामने अपनी होशियारी मत दिखाओ, तुम इसके लायक नहीं हो, वीर ने अपनी पकड़ बढ़ाते हुए कहा। तुम? दर्द की लहरों के साथ चपल के घुटने झुक गए, वो लगभग घुटनों के बल बैठने ही वाला था। वीर ने बिना और उलझे चपल का हाथ छोड़ दिया और चपल हड़बड़ी में एक तरफ हट गया, उसका पूरा हाथ कांप रहा था। उसने डर भरी आंखों से वीर को देखा, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? रोहन ने अपनी मुस्कान रोकी और वीर पर ध्यान केंद्रित किया। उसने चपल के साथ हुई स्थिति देख ली थी। अंदर ही अंदर उसके मन में डर की एक लहर दौड़ गई थी। वो अच्छी तरह जानता था कि चपल कितना मजबूत है, फिर भी वो इस तरह हार गया और उसे काफी चोट लगी थी। रोहन हैरान क्यों न होता?
आन्या को परेशान किया जाना पसंद नहीं है, समझदार बनो और दूर रहो, वीर ने चेतावनी दी। तुम होते कौन हो मेरे मामले में दखल देने वाले? जानते हो मैं कौन हूँ? यकीन मानो, मैं तुम्हें यहाँ से 1 मिनट में बाहर फेंकवा सकता हूँ। रोहन की आंखें गहरी हो गईं, वह वीर के अहंकार और उसकी कोशिश में बाधा डालने पर गुस्से से आग बबूला हो गया, इसे मौत को बुलावा देना मान रहा था। अज्ञानी, वीर ठंडक से मुस्कुराया और तेजी से हाथ बढ़ाकर रोहन की गर्दन के पिछले हिस्से पर थपकी दी। रोहन को अचानक एक चुभन महसूस हुई, वह तुरंत गुस्से में आ गया। बदतमीज, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम यकीन। जैसे ही वो बोला, उसकी आवाज़ अचानक रुक गई, उसका गला हिला, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। यह महसूस होने पर एक अजीब से डर और आतंक की लहर उसके शरीर की हर कोशिका में फैल गई। केवल इसी क्षण रोहन को वीर की भयानक प्रकृति का एहसास हुआ। तुमने मेरे साथ क्या किया? रोहन ने चुपचाप पूछा। यह उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है। इस बार मैंने तुम्हें एक छोटी सी सजा दी है ताकि तुम 1 घंटे तक चुप रहो। अगली बार अगर तुमने मेरे सामने अहंकारी और बदतमीज होने की हिम्मत की तो यह इतना आसान नहीं होगा और तुम्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा, वीर ने धीरे से चेतावनी दी। रोहन ने गुस्से में वीर की ओर इशारा किया। उसके भीतर गुस्से की लहरें उठ रही थीं, फिर भी वह एक शब्द नहीं बोल सका। अब वो स्थिति का सामना नहीं कर सकता था। उसने वीर पर एक ठंडी, जानलेवा नज़र डाली और जल्दी से चला गया। वह आन्या से बात भी नहीं कर सका। बिना आवाज़ के उपहास से बचने के लिए उसे चुपचाप खिसकना पड़ा। क्या ये किसी को चुप कराना भी एक मर्म चिकित्सा विधि है? लावण्या हैरान रह गई। अविश्वसनीय, रिया शर्मा ने कहा। केवल लावण्या, रिया शर्मा और आन्या ही इतने करीब थे कि रोहन की दुर्दशा देख सकें। दूसरों को पता नहीं था कि क्या हुआ था। सान्या और बाकी लोगों के लिए रोहन बस डरकर कुछ बुदबुदाया और फिर पीछे हट गया। वीर ने ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ नहीं किया। यह एक भोज था और हंगामा करने से उसे कोई लाभ नहीं होता, इसलिए उसने केवल रोहन को समझदारी से जाने पर विवश कर दिया। इसके अलावा वह पहले ही देख चुका था कि प्रकाश शत्रुतापूर्ण था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से खुद को संयमित रखने की आवश्यकता थी। तुम ठीक हो? वीर ने आन्या को देखा। मैं ठीक हूँ। आन्या ने सिर हिलाया। पूछा, तुम क्यों आए? वीर ने रोहन को भगा दिया था, जिससे वह खुश थी। हालांकि रोहन एक झंझट भरा और डरावना व्यक्ति था और उसे वीर के लिए परेशानी खड़ी होने की चिंता थी, इसलिए वो कुछ हद तक चिंतित रही। क्या तुमने मुझे उसे भगाने के लिए नहीं कहा था? ये प्रश्न वीर के दिमाग में कौड़ा, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। सोचने के बाद वह पूरी कहानी समझ गया। ये सब लीना कपूर का किया धरा था। हालांकि रोहन को बेशर्मी से आन्या को परेशान करते देख वह भी नाखुश था, इसलिए यह अच्छा ही हुआ कि उसने ऐसा किया। देखो, मैंने हमेशा कहा है, जब वीर कदम रखता है तो मक्खियों को भगाने में बस एक उंगली लगती है, सान्या ने खुशी से कहा। रोहन को एक मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं मानती थी। वो वास्तव में कुशल है। रोहन का आदमी अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, फिर भी वह पीछे हट गया। लीना कपूर हैरान थी। अदिति चौहान शांत रही। वह पहले से ही जानती थी कि इतनी छोटी समस्या वीर के लिए बच्चों का खेल थी। प्रकाश की आंखें, जो जांच पड़ताल कर रही थीं, एक पल के लिए चमक उठीं। वह कुछ सुराग स्पष्ट रूप से देख सकता था। चपल की शर्मिंदगी, रोहन का मौन रोष, ये सब संयोग नहीं था, कुछ अप्रत्याशित अवश्य हुआ होगा। लीना कपूर वीर के पास आई, छेड़ते हुए बोली, मैंने तुम्हें नायक बनकर सुंदरी को बचाने का मौका दिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा, है ना? वीर ने गंभीरता से एक पल सोचा और कहा, वास्तव में नहीं। आन्या की भावनाओं का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई आन्या को दुखी करता है तो मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए। यह नायक द्वारा सुंदरी को बचाने के बारे में नहीं है। तुम काफी दिलचस्प हो, इसे लेकर इतने गंभीर हो। लीना कपूर जोर से हंसी। तुम्हारे लहजे से ऐसा लगता है जैसे तुम आन्या के करीबी विश्वासपात्र हो। जैसे भी आन्या सहज महसूस करती है, तुम वही करोगे, है ना? वीर ने लीना कपूर को एक अजीब नज़र से देखा और बिना कुछ कहे चला गया। सान्या के पास जाकर खड़ा हो गया। लीना कपूर ने वीर के विषय को छोड़ते हुए आन्या से पूछताछ की। बहुत बढ़िया। सान्या ने वीर के प्रदर्शन की बहुत प्रशंसा की। शिखा मेनन संतुष्ट दिखी, ये देखकर कि अध्यक्ष महोदया बिना किसी चिंता के बातचीत कर सकती हैं। उसने पूरी प्रशंसा के साथ वीर को देखा। वीर, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है अगर मैं तुम्हें इस नाम से बुलाऊं? प्रकाश ने बात शुरू की। जो भी हो, वीर ने उदासीनता से उत्तर दिया। प्रकाश हंसा। तुम्हारे तरीके अभी प्रभावशाली थे, मुझे कहना होगा। चपल आमतौर पर एक सख्त आदमी है, रोहन के आसपास किसी भी समस्या को संभालने में सक्षम है, फिर भी वह तुम्हारे हाथों में पीछे हट गया। तुम एक असली विशेषज्ञ हो, मैं सच में चकित हूँ। और रोहन को मुंह खोलने पर भी बोल न पाने देना, यह एक उच्च स्तरीय विद्या है। ऐसा है क्या? तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो? वीर ने प्रकाश की जांच पड़ताल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी क्षण विक्रांत खन्ना अंततः भोज स्थल पर पहुंचा।
विक्रांत खन्ना ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और जल्दी ही आन्या सिंघानिया को देख लिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। जैसे ही उसने आन्या की ओर चलने के लिए अपना पैर उठाया, उसने देखा कि रोहन मेहरा एक तरफ खड़ा है, उदास चेहरे के साथ। यह क्या हो रहा है? रोहन मुझसे पहले यहाँ पहुँच गया। तार्किक रूप से उसे अपनी चौकसी के साथ आन्या को परेशान करना चाहिए था। वह एक तरफ छिपकर कुछ क्यों नहीं कर रहा है? इस संदेह के साथ विक्रांत रोहन की ओर चला गया। ये भाई रोहन नहीं है। आपको यहाँ बस खड़े रहने की फुर्सत कैसे मिल गई? विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर रोहन मुंह खोलता तो निश्चित रूप से कोई आवाज नहीं निकलती, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपनी शर्मनाक स्थिति को उजागर नहीं करेगा। उसने अपना हाथ ऐसे हिलाया जैसे किसी परेशान करने वाली मक्खी को भगा रहा हो। विक्रांत ने कोई आपत्ति नहीं की और भी हैरान हो गया। भाई रोहन, क्या तुम बीमार हो या कुछ और? तुम एक शब्द भी क्यों नहीं कहना चाहते, जो तुम्हारे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है? हर बार जब तुम मुझसे मिलते हो तो तुम हमेशा इतने जोश से बात करते हो। रोहन ने विक्रांत को घूरा, अपनी उंगली उठाई, स्पष्ट रूप से परेशान था, लेकिन अंततः उसने अपना गुस्सा दबा लिया और तेजी से चला गया। रोहन सीधे भोज स्थल से चला गया। वह भोज में शामिल होने के लिए बहुत शर्मिंदा था और केवल सिर झुकाकर ही जा सकता था। विक्रांत ने जाते हुए रोहन और चपल को भ्रम की स्थिति में देखा। अजीब है, सचमुच अजीब है। रोहन इस तरह कैसे हो गया, जैसे उसे कोई बीमारी हो गई हो जिससे वह बोल नहीं सकता। और चपल भी अजीब लग रहा है। रोहन के साथ चपल के होते हुए मुसीबत का सामना करना असंभव है। यहाँ क्या हो रहा है? युक्ति मंत्री ने अपना चश्मा ठीक किया और धीमी आवाज में कहा, मेरी राय में इसका निश्चित रूप से अध्यक्ष सिंघानिया से कोई लेना देना है। रोहन अध्यक्ष सिंघानिया से चिपकने का मौका नहीं छोड़ेगा। चूंकि रोहन इस तरह हो गया तो जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में हम नहीं जानते। और चपल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, फिर भी मैंने देखा कि वह घायल लग रहा है। उसकी आंखों में दर्द अभी भी काफी स्पष्ट है। ऐसा है क्या? विक्रांत हाँफ गया। उसे ये सब बहुत अविश्वसनीय लगा। उसने आदेश दिया, किसी से पूछो कि अभी क्या हुआ था। जी। युक्ति मंत्री चला गया, आसपास पूछताछ की और कुछ जानकारी इकट्ठा की। अभी रोहन अध्यक्ष सिंघानिया के बगल में था। वीर के आने के बाद रोहन और चपल दोनों बदल गए। युक्ति मंत्री ने अपने निर्णय के आधार पर विश्लेषण करते हुए समझाया, ऐसा लगता है कि वीर ने रोहन पर काबू पा लिया, इसीलिए वो इतने गुस्से में चला गया। ओह, ऐसा है क्या? विक्रांत की दिलचस्पी बढ़ गई। अगर वह चपल पर काबू पा सकता है तो ये दिखाता है कि उसकी ताकत साधारण नहीं है, खासकर रोहन को बोल न पाने देना। यह अजीब है। इस दृष्टिकोण से वीर काफी अजीब लगता है। छोटे साहब, शायद अब आन्या सिंघानिया से मिलने जाना ठीक नहीं है ताकि रोहन जैसी स्थिति से बचा जा सके। अचानक एक अप्रत्याशित बाधा आ गई है। अगर हम स्थिति को स्पष्ट नहीं करते हैं तो हमें भी नुकसान हो सकता है, युक्ति मंत्री ने सावधानी से सलाह दी। मैं समझ गया। विक्रांत अनिच्छा से सहमत हो गया। उसकी नज़र अनजाने में चारों ओर घूमी। अचानक कुछ अविश्वसनीय खोजा और उसने आश्चर्य में कहा, टायरानोसॉरस, वो यहाँ क्यों है? और वीर के साथ ये कैसे? विक्रांत ने वीर के साथ अदिति चौहान की आकृति देखी, यह महसूस करते हुए कि वे एक दूसरे को जानते होंगे। इस एहसास पर उसकी भौहें कसकर तन गईं। अब हमें क्या करना चाहिए? युक्ति मंत्री जानता था कि टायरानोसॉरस कौन थी। ऊंचे रसूख वाले लोगों के दायरे में अदिति चौहान, टायरानोसॉरस, कई लोगों के लिए एक दुश्मन है जो सभी उसकी उपस्थिति से डरते हैं। आन्या के करीब जाने का इरादा अब निश्चित रूप से असंभव है। पहले आन्या के पास मजबूत अंगरक्षक नहीं थे और मैं अभी भी बेशर्मी से उसका पीछा कर सकता था। अब वीर के वहां होने से अगर आन्या परेशान हो जाती है और वीर को मुझे सबक सिखाने देती है तो मुझे निश्चित रूप से नुकसान होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात, अदिति चौहान यहाँ है। अगर वह मुझे देखती है तो उसका रवैया अच्छा नहीं होगा। विक्रांत ने गंभीरता से सोचा। थोड़ी देर बाद उसने गहरी आवाज में कहा, चलो इस झंझट भरी जगह को छोड़ देते हैं और बाद में योजना बनाते हैं। जी, छोटे साहब बुद्धिमान हैं, युक्ति मंत्री ने एक हल्की सी तारीफ की। विक्रांत उदास मन से चला गया। अभी अभी आयोजन स्थल पर पहुंचा था, केवल जाने के लिए विवश होने के लिए। परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने पर विवश कर दिया। स्वाभाविक रूप से वो अनिच्छुक था, लेकिन उसके पास और क्या विकल्प था? आधे घंटे बाद भोज आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। महापौर नागर शालिनी के साथ दिखाई दिए और जैसे ही नायक ने प्रवेश किया, अन्य मेहमान स्वाभाविक रूप से खड़े हो गए, अपना सम्मान दिखाते हुए। महापौर नागर ने एक भाषण दिया जिसमें सभी मेहमानों की उपस्थिति के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उनका उद्देश्य शालिनी को सबसे मिलवाना था। इसके बाद से शालिनी का उपस्थित लोगों के साथ मेलजोल करना स्वाभाविक होगा। अपने भाषण के बाद महापौर नागर शालिनी को लेकर उपस्थित सभी लोगों से मिलने गए।
सबसे पहले वे आन्या सिंघानिया और अन्य 3 महिलाओं के सामने पहुंचे, विनम्रता से कहा, आप चारों ने अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया, ये वास्तव में मेरे लिए सम्मान की बात है। महापौर नागर, आप बहुत दयालु हैं। चारों महिलाओं ने शिष्टाचारपूर्ण टिप्पणियों के साथ उत्तर दिया। शालिनी, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये 4 सुंदरियां मुंबई शहर के प्रतीक हैं, प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में सफल हैं, विशेष रूप से आन्या सिंघानिया, अध्यक्ष सिंघानिया, युवा और सक्षम, शीर्ष महिला कारोबारी नेता के रूप में, अनगिनत पुरुष विस्मय में रह जाते हैं, अपर्याप्त महसूस करते हैं। महापौर नागर के प्रशंसा के शब्द अंतहीन थे। एक सरकारी अधिकारी होने के नाते ऐसे कौशल दूसरी प्रकृति थे, चारों को अद्वितीय बताते हुए। नमस्ते, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे आशा है कि आप भविष्य में मेरा ध्यान रखेंगे। शालिनी ने गर्मजोशी से चारों महिलाओं में से प्रत्येक से हाथ मिलाया और अभिवादन किया। कृपया भोजन और पेय का आनंद लें, और यदि आपके पास समय हो तो मैं आपसे मिलने आऊंगी। आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? शालिनी ने चंचलता से कहा। मिस शालिनी का आना हमारे लिए सम्मान की बात होगी, चारों महिलाओं ने विनम्रता से व्यक्त किया। चारों का परिचय कराने के बाद महापौर नागर और शालिनी सान्या के पास आए। हमारे देश की देवी, आपकी उपस्थिति वास्तव में मुझे सम्मानित महसूस कराती है, महापौर नागर ने कहा, वास्तव में आश्चर्यचकित। निमंत्रण भेजते समय उनके पास ये तय करने का अधिकार नहीं था कि सान्या को आमंत्रित किया जाए या नहीं। शालिनी द्वारा स्वयं जोड़े गए कुछ महत्वपूर्ण नामों के अलावा अन्य नाम उनके कर्मचारियों द्वारा संकलित किए गए थे। नमस्ते, महापौर नागर, सान्या ने विनम्रता से मुस्कुराया। नमस्ते, आपका प्रसिद्ध नाम आपसे पहले पहुंचता है। मैं खुद को आपका आधा प्रशंसक मानती हूँ। शालिनी ने सान्या से हाथ मिलाने के बाद एक खुशमिजाज हंसी के साथ कहा, क्या ये आपके दोस्त हैं? क्या आप मुझे उनका परिचय कराने का कष्ट करेंगी? जबकि महापौर नागर एक प्रमुख व्यक्ति थे, वो वीर और शिखा मेनन से परिचित नहीं थे। वह निश्चित रूप से अदिति चौहान और प्रकाश की पहचान जानते थे। कुछ मायनों में उन्होंने खुद को शालिनी के कार्यों के साथ संरेखित किया और वह संगठन की विशिष्ट योजनाओं से अवगत नहीं थे। कोई बात नहीं, सान्या ने परिचय कराने की पहल की। शालिनी ने वीर और अन्य लोगों के साथ विनम्र अभिवादन और हाथ मिलाने का आदान प्रदान किया और फिर अन्य मेहमानों से मिलने के लिए आगे बढ़ गई। चूंकि यह सब एक प्रदर्शन था, इसलिए इसे पूरी तरह से किया जाना था। यदि उपस्थित लोगों को पता होता कि इस भोज का एकमात्र उद्देश्य शालिनी को सिंघानिया बहनों से मिलवाना था और इस तरह वीर के साथ घनिष्ठ संपर्क का अवसर पैदा करना था, तो उनकी प्रतिक्रियाएं उत्सुक होती। भोज समाप्त हो गया और सब लोग चले गए। रिया शर्मा और अन्य लोगों को विदा करने के बाद आन्या सिंघानिया वीर के साथ गाड़ी में चली गई। मैंने सुना है कि वीर की एक चचेरी बहन है जिसका नाम रिया वर्मा है और एक चाचा और चाची हैं। अगर मैं वहां से शुरू करूं तो मुझे यकीन है कि मैं वीर के भाई को प्रभावित कर सकती हूं। रिया शर्मा ने वीर के परिवार को जीतने की योजना बनाई। कार में रोहन मेहरा और विक्रांत खन्ना, जो भोज से जल्दी चले गए थे, ने अपना असली रूप दिखाया। भोज से उनके जल्दी चले जाने पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। धत तेरे की, कमीने, मैं उसे मरवाना चाहता हूँ, रोहन ने गुस्से में श्राप दिया। अब जब वह बोल सकता था तो वह वीर द्वारा किए गए अपमान पर गुस्से से भरा हुआ था। उसने वीर को एक दर्दनाक कीमत चुकाने की कसम खाई। उसने बड़बड़ाया, क्या तुमने उस आदमी की पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में कुछ पता लगाया है? अपने सभी संपर्कों का लाभ उठाने के बावजूद हम उसके अतीत का पता नहीं लगा पाए हैं, चपल ने हार मानने से इनकार करते हुए जवाब दिया। मेरे लिए और गहराई से खोदो। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि वह बस आसमान से टपका है, रोहन ने आदेश दिया। पिछली बार रिया शर्मा की जन्मदिन की पार्टी में जब वीर आन्या के साथ दिखाई दिया था, तब से रोहन और विक्रांत दोनों वीर की पहचान के बारे में उत्सुक हो गए थे। उन्होंने अपने अपने साधनों का उपयोग करके जांच की, लेकिन न्यूनतम परिणाम मिले। इस बार भोज में मेरा इरादा केवल मिस शालिनी के साथ एक अच्छा रिश्ता स्थापित करने के लिए एक उपस्थिति दर्ज कराना था, जो भविष्य के कारोबार के लिए फायदेमंद होगा, खासकर स्वर्ण खाड़ी परियोजना को सुरक्षित करने के लिए। मैंने कभी भी भाग्य के ऐसे मोड़ की उम्मीद नहीं की थी, यहाँ तक कि महापौर नागर से मिलने या शालिनी से जुड़ने का मौका भी नहीं मिला। पूरी तरह से एक असफलता, रोहन ने अपनी असंतोष व्यक्त किया। छोटे साहब, इस मामले के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण खाड़ी परियोजना निश्चित रूप से हमारी होगी। सिंघानिया ग्रुप का छोटे साहब के साथ प्रतिस्पर्धा करना एक चट्टान द्वारा अंडे को तोड़ने का प्रयास करने के समान है। चपल इस तर्क को समझता था, जबकि सिंघानिया ग्रुप बड़ा था, यह मेहरा परिवार के स्तर का नहीं था। ये तो पक्का है, रोहन ने आत्मविश्वास से कहा। स्वर्ण खाड़ी के उस रसीले टुकड़े पर कई लोगों की नज़र है। मुझे इसे सुरक्षित करना होगा और आन्या सिंघानिया को हराना होगा। फिर स्वाभाविक रूप से आन्या सिंघानिया मेरी ओर देखेगी। कारोबार में उसकी अपनी योजनाएं थीं और वह समझौता या पीछे नहीं हटेगा। अगर उसने आन्या को खुद से आगे निकलने दिया तो वह उसका पीछा कैसे कर सकता है?
उसे खुद को आन्या से मजबूत साबित करने की जरूरत थी ताकि वह उसके ध्यान के योग्य हो सके। अन्यथा अगर वह एक परियोजना भी सुरक्षित नहीं कर सका तो वह पहली व्यवसाय की नज़र को कैसे आकर्षित कर सकता है। जैसे ही छोटे साहब कार्रवाई करेंगे, जीत निश्चित है। अध्यक्ष सिंघानिया को जीतना केवल समय की बात है, चपल ने चापलूसी की। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, रोहन खुशी से हंसा, फिर सावधानी से कहा, लेकिन चलो लापरवाह न हो। कंपनी टीम को बताओ कि वे अपनी सारी कोशिशें स्वर्ण खाड़ी परियोजना पर केंद्रित करें। इसके अतिरिक्त एक भव्य उपहार तैयार करो। मैं महापौर नागर और शालिनी से मिलने जाना चाहता हूँ। जी, मैं इसे तुरंत व्यवस्थित करता हूँ। चपल ने पालन किया। एक और कार में विक्रांत खन्ना और युक्ति मंत्री भी रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। सिंघानिया बहनों का एक साथ भोज में आना महापौर नागर के लिए एक बड़ा शिष्टाचार है। सामाजिक दायरे में चेहरा ही सब कुछ है। अब स्वर्ण खाड़ी परियोजना के साथ महापौर नागर निश्चित रूप से सिंघानिया ग्रुप पर विचार करेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात, शालिनी महापौर नागर की रिश्तेदार महिला है और सिंघानिया बहनों के साथ आसानी से जुड़ जाती है। विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए भावनात्मक रूप से महापौर नागर का झुकाव सिंघानिया ग्रुप की ओर होने की संभावना है। विक्रांत ने धीरे से विश्लेषण किया। छोटे साहब, हमारे पास दो विकल्प हैं। एक, अध्यक्ष सिंघानिया का पक्ष जीतने के लिए सिंघानिया ग्रुप की मदद करना। दो, सिंघानिया ग्रुप को बाधित करना, जो अध्यक्ष सिंघानिया के आपके प्रति रवैये को भी बदल सकता है। युक्ति मंत्री ने हल्के से अपना चश्मा समायोजित किया और मुस्कुराया। ओह, सुनाओ। विक्रांत थोड़ा उत्सुक हुआ। अध्यक्ष सिंघानिया के साथ छोटे साहब का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा है। यदि आप इस अवसर का लाभ उठाकर सिंघानिया ग्रुप को परियोजना सुरक्षित करने में मदद करते हैं तो अध्यक्ष सिंघानिया का रवैया स्वाभाविक रूप से नरम हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो, यह एक अच्छा काम है। भले ही अध्यक्ष सिंघानिया दुर्गम हो, वो उन लोगों की ओर से आंखें नहीं मूंदेगी जिन्होंने उनकी मदद की है, युक्ति मंत्री ने गंभीरता से कहा। जहां तक सिंघानिया ग्रुप को बाधित करने की बात है, अगर गुप्त रूप से किया जाए तो कोई नहीं जान पाएगा कि यह हम हैं। रोहन के स्वभाव को देखते हुए वह उसका स्नेह जीतने के लिए कारोबार में अध्यक्ष सिंघानिया को हराना चाहेगा। हमारा सिंघानिया ग्रुप के साथ कोई कारोबारी लेन देन नहीं है, इसलिए उन्हें बाधित करने का सबसे बड़ा लाभार्थी रोहन होगा। अध्यक्ष सिंघानिया के लिए यह निश्चित रूप से ऐसा लगेगा जैसे रोहन ने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। इस तरह अध्यक्ष सिंघानिया की आंखों में रोहन की छवि को एक बड़ा झटका लगेगा। विक्रांत ने थोड़ी देर सोचा, फिर हंसा। तुम्हारा विचार अच्छा है, लेकिन चलो आन्या की मदद करने का विचार छोड़ दें। सिंघानिया ग्रुप में प्रतिभा की कमी नहीं है, उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि खुले तौर पर सिंघानिया ग्रुप को बाधित करना और इसे रोहन के काम के रूप में प्रस्तुत करना आन्या के साथ रोहन की प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा, जिससे मेरे अवसर बढ़ेंगे। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद विक्रांत ने अपना मन बना लिया। तो मैं तुरंत साजिश रचना शुरू कर दूंगा। रोहन के कुछ भरोसेमंद सहयोगियों को हमारे साथ शामिल करूंगा। युक्ति मंत्री ने एक विचारशील अभिव्यक्ति प्रकट की। तुम्हारी योजना अच्छी है, लेकिन रोहन के लोगों को उसे धोखा देने के लिए तैयार करना आसान नहीं होगा। विक्रांत हिचकिचाया। ये चिंता निराधार नहीं थी। मेहरा परिवार बाजार के दिग्गजों के रूप में ऐसे लोगों को नहीं पालेगा जो आसानी से उन्हें धोखा दे सकते हैं। चिंता न करें छोटे साहब, मेरे पास पहले से ही एक प्रवेश बिंदु है। युक्ति मंत्री आत्मविश्वास से मुस्कुराया। ओह, सुनाओ। विक्रांत ने रुचि के साथ कहा। हम प्रचंड बाग गिरोह से शुरू कर सकते हैं। ये सर्वविदित है कि जबकि मेहरा परिवार के सभी कारोबारी लेन देन वैध हैं, उनके छायादार लेन देन का प्रबंधन प्रचंड बाग गिरोह द्वारा किया जाता है। युक्ति मंत्री ने आत्मविश्वास से कहा। रोहन के सहयोगियों को पक्ष बदलने के लिए तैयार करना लगभग असंभव है और संदेह पैदा करेगा, लेकिन प्रचंड बाग गिरोह से भर्ती करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जिससे संदेह कम से कम हो ताकि कोई न जान सके कि हम ही साजिश करता है। जैसा तुम योजना बना रहे हो वैसा ही करो, लेकिन सावधान रहना कि हमारी पहचान उजागर न हो, विक्रांत ने जोर दिया। निश्चिंत रहें छोटे साहब, एक युक्ति मंत्री के रूप में मैं सिर्फ एक दिखावा नहीं हूँ। युक्ति मंत्री ने गर्व से कहा। मेरे पास पहले से ही एक बुद्धिमान रणनीति है जिससे इसमें शामिल लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि रोहन ने उन्हें निर्देश दिया था। अच्छा है, मैं आराम से बैठकर एक अच्छा शो देखूंगा। विक्रांत जोर से हंसा, फिर बड़बड़ाया। मैंने पहले ही सैन्य जिले से वीर की पहचान की जांच में मदद करने के लिए कहा है। खुद को और दुश्मन को जानना, सो जीत सुनिश्चित करना है। मैं कोई कदम उठाने से पहले वीर की कमजोरी खोजना चाहता हूँ। अगर वह उस महिला के पास जाने की हिम्मत करता है जिसे मैं पसंद करता हूँ, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे ये भी पता न चले कि वह कैसे मरा। अध्याय 190। कालसर्प मुख्यालय में गोलीबारी। वीर, आन्या और सान्या हवेली लौट आए। वीर का ध्यान कालसर्प की समस्या को हल करने पर केंद्रित था। आन्या स्वर्ण खाड़ी परियोजना को सुरक्षित करना चाहती थी और बोली लगने में अभी भी 2 सप्ताह बाकी थे, इसलिए वो इस अवधि के दौरान आराम कर सकती थी। कालसर्प का जानलेवा इरादा फिलहाल आन्या के आसपास नहीं घुस सकता था।
सबसे प्रभावी आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। वीर काल सर्प के हत्यारों के आने का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसे इस खतरे को एक बार और हमेशा के लिए खत्म करना था ताकि आन्या की व्यक्तिगत सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके। काल सर्प ने आन्या की हत्या का अनुबंध स्वीकार कर लिया था, इसलिए वो हार नहीं मानेगा। भले ही काल सर्प को भारी नुकसान हुआ हो, उनके बीच की नफरत और गहरी हो गई थी। इस प्रकार वीर और काल सर्प एक ऐसी स्थिति में थे जहां मौत तक कोई आराम नहीं था, जिसे हल करना कठिन होगा जब तक कि एक पक्ष नष्ट न हो जाए। काल सर्प द्वारा बार बार की गई हत्या की कोशिशों ने वीर को पहले ही गुस्सा दिला दिया था। मूल रूप से उस समय हिमव्याघ्र को पकड़कर उसने काल सर्प को धमकी दी थी, ये कहते हुए कि अगर उन्होंने अपना अभियान नहीं छोड़ा तो वह उनके पीछे जाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आन्या के जाने के बाद कोई खतरा न हो और अपने वादे को पूरा करने के लिए वीर को व्यक्तिगत रूप से काल सर्प के अड्डे पर जाकर इस भविष्य की परेशानी को खत्म करना था। काल सर्प कहाँ स्थित था, ये दूसरों को भले ही न पता हो, लेकिन वीर के लिए कोई रहस्य नहीं थे। एक बार संहारक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से कई संगठनों के ठिकानों के स्थानों को जानता था। पूर्व देव संगठन के लिए ऐसा कोई रहस्य नहीं था जिसे वे खोज नहीं सकते थे। मुझे एक काम निपटाना है, मैं 2 दिनों के भीतर लौट सकता हूँ। अगर तुम्हें बाहर जाने की जरूरत हो तो सावधान रहना। अभी के लिए कोई हत्यारा परेशानी के लिए नहीं आएगा, इसलिए तुम आराम से रह सकती हो, वीर ने धीरे से आन्या से कहा। बाहर जा रहे हो? 2 दिन लगेंगे। क्या ये कुछ महत्वपूर्ण है? आन्या चौंक गई, उसका चेहरा संदेह से भरा था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वीर क्या करने जा रहा है, वह जानती थी कि यह कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए चिंता मत करो, वीर ने कहा। वीर, क्या तुम चुपके से किसी प्रेमिका से मिलने जा रहे हो? सान्या ने अनिच्छा से कहा। बकवास मत करो, वीर ने उसे घूरा। आन्या ने विचारपूर्वक एक पल के लिए सोचा और कहा, जाओ, क्या मैं किसी काम में मदद कर सकती हूँ? नहीं, वीर ने पुष्टि की। ओह, आन्या की आंखें अनिच्छा से भरी थीं। मैं अब जा रहा हूँ, कोशिश करना कि किसी को पता न चले कि मैं हवेली में नहीं हूँ। वीर जाने ही वाला था। अभी जा रहे हो? इतनी जल्दी? सान्या जिज्ञासा से भरी थी। चिंता मत करो, इन 2 दिनों में दरवाजा बंद रखना और मेहमानों को मना कर देना ताकि किसी को तुम्हारे ठिकाने का पता न चले, आन्या ने वादा किया। यह अच्छा है, वीर ने आगाह किया, खासकर तुम, सान्या। तुम्हारा वह दोस्त प्रकाश जरूर मेरे लिए आ रहा होगा। अगर वह मेरे बारे में पूछे तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा और बहुत कुछ नहीं बताना होगा। ओह, चिंता मत करो, मैं सबसे भरोसेमंद हूँ, सान्या ने गंभीरता से वादा किया। वीर जल्दी से चला गया और आन्या और सान्या अभी भी अचंभे में थीं, यह नहीं समझ पा रही थीं कि वीर कहाँ गया है। दीदी, मुझे पता है कि छोटा चेला संगठन के लिए काम करता है और वीर नहीं चाहता कि छोटा चेला उसके मामलों को जाने। क्या तुम्हें लगता है कि वीर एक भगोड़ा है? क्या हमें उसके भागने में मदद करने के लिए किसी की व्यवस्था करनी चाहिए? सान्या की कल्पना जंगली हो गई। तुम अपने उस छोटे से सिर में क्या सोच रही हो? आन्या ने अपनी बहन के माथे पर डांटते हुए उंगली से छुआ। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि वीर के उच्च चिकित्सा कौशल और कुंग फू के साथ संगठन उस पर संदेह करेगा? मुझे लगता है कि वीर के प्रति उनके इरादे अच्छे नहीं हैं, खासकर तुम्हारा छोटा चेला जो निश्चित रूप से वीर के लिए आ रहा है। सावधान रहना। दीदी, चिंता मत करो, मैं किसी को भी अपने जीजाजी को पकड़कर शोध के लिए प्रयोगशाला के चूहे के रूप में इस्तेमाल नहीं करने दूंगी, सान्या ने आत्मविश्वास से कसम खाए। अपने शब्दों पर ध्यान दो, आन्या ने असहाय होकर कहा, क्योंकि उसकी बहन का वीर की तुलना प्रयोगशाला के चूहे से करना अच्छा नहीं था। सान्या ने अपनी हैरान आंखें झपकाईं और पूछा, दीदी, तुम्हें क्या लगता है कि वीर क्या कर रहा है? वो मुझे कभी भी खतरनाक काम करते समय चिंता नहीं करने देता, आन्या ने एक पल सोचने के बाद कहा। काल सर्प के हत्यारों ने मेरी जान पर कई बार हमला किया है, मुझे लगता है कि वो इस मामले को संभालने गया है। क्या? सान्या ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारते हुए आश्चर्य से कहा। उसके पास ये सोचने का समय नहीं था कि उसकी बहन वीर के इरादों को कैसे समझेगी। बार बार आहें भरते हुए, कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है, एक अकेला नायक एक मांद में प्रवेश कर रहा है। अगर कोई खूबसूरत महिला खलनायकों द्वारा पकड़ ली जाती और वीर वीरतापूर्वक उसे बचाता तो ऐसी सामग्री निश्चित रूप से धमाकेदार होती। अफसोस, दुखद बात यह है कि नायिका हवेली में है, जबकि नायक उसके लिए युद्ध की लपटों से गुजर रहा है। वह जानती थी कि वीर व्यवस्थित था और अकेले काल सर्प की मांद में घुसपैठ करने के दृश्य को रिकॉर्ड करना संभव नहीं था। उसने एक प्रश्न को नजरअंदाज कर दिया, वीर को कैसे पता चला कि काल सर्प की मांद कहाँ थी? एशिया में पश्चिम की ओर जाने वाले एक विमान में एक सादे कपड़े पहने, कठोर दिखने वाला आदमी इकोनॉमी क्लास में बैठा था, अपनी आंखें सिकोड़कर आराम कर रहा था। यह आदमी वीर था। उसे आन्या और उसकी बहन को छोड़े हुए 18 घंटे हो चुके थे। उसने कुछ नकली दस्तावेज बनाए थे और काल सर्प के मुख्यालय जाने से पहले अपना रूप बदल लिया था।
अब उसने जो चेहरा पहना था वो था जिसे उसने पहले अभियानों पर इस्तेमाल किया था। वो चुपचाप मुंबई से निकल गया। न तो मुंबई की निगरानी करने वाले सैटेलाइट और न ही परछाई में छिपे लोगों ने उसे देखा। 2 उड़ानें बदलने और 5 घंटे से अधिक की बस की सवारी के बाद वह एक शांत छोटे से शहर के बाहर पहुंचा। ये छोटा शहर बहुत ही विशिष्ट था। कोई भी अजनबी जो पास आता संदेह और जांच का कारण बनता। और यह छोटा शहर ही काल सर्प का मुख्यालय था। एक संगठन के रूप में काल सर्प विशाल था, जो एशिया में 7वें स्थान पर था। इसके वित्तीय और मानव संसाधन बहुत बड़े थे, जिसमें कुलीन सदस्यों की संख्या लगभग 1000 थी। परिधीय कर्मियों का तो कहना ही क्या। वीर चुपचाप शहर के बाहर से घुसपैठ कर गया, विभिन्न निगरानी और गश्त से बचते हुए। शहर के अंदर एक वेंट में वीर अंदर घुस गया। पहले देव संगठन में रहते हुए वीर कभी भी काल सर्प के मुख्यालय नहीं गया था, लेकिन वह काल सर्प की खुफिया जानकारी के बारे में बहुत जानकार था। शहर के नीचे अड्डे के मुख्य कक्ष में सफेद बालों वाली महिला, काल सर्प की मुख्य नेता श्वेता, वर्तमान में 3 पुरुषों के साथ मामलों पर चर्चा कर रही थी। ये 3 पुरुष हत्यारों की सूची में हिमव्याघ्र से ऊंचे पद पर थे। अब ये तिकड़ी मुख्य नेता के अलावा काल सर्प में 3 सबसे महत्वपूर्ण हत्यारे बन गए थे। तीसरे नेता और दूसरे नेता एक के बाद एक मुंबई में मारे गए, जिससे काल सर्प को काफी नुकसान हुआ। क्या आपकी कोई राय है? श्वेता ने पूछा। हमारे काल सर्प ने एशिया में एक नाम बनाया है और अपनी क्रूरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जो कोई भी हमें उकसाता है वो मरता है। हमें इसका बदला लेना होगा, वरना दूसरे हम पर हंसेंगे और हम जीवित रहने के लिए अपना चेहरा खो देंगे, पुरुषों में से एक ने कहा। इसी क्षण अड्डे की चेतावनी प्रणाली बज उठी। गोलियों की आवाज भी सुनाई दी।